आज हम आपके सामने कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो कि एक निबंध है के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए अब एमसीक्यूज के थ्रू बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, आप सभी सिर्फ आंसर को नहीं बल्कि जो उसके साथ में अन्य जो विकल्प दिए हुए हैं उन सबको भी ध्यान से जरूर पढ़ना, ताकि उनके थ्रू आप जो है अन्य जो पूरा जो चैप्टर है उसको भी समझने में आपको सहायता मिले। तो आइए करते हैं। फर्स्ट है, कहा जाता है कि पत्र इतिहास के दस्तावेज हो सकते हैं। बताइए कि हम पत्रों के माध्यम से क्या क्या जान सकते हैं। उस क्षेत्र की स्थिति, समय, वहां का समाज, उपयुक्त सभी। तो इसमें पूछा गया है कि जो पत्र है इतिहास के दस्तावेज। दस्तावेज शब्द पहले तो आप सब जो है इनमें कुछ जो शब्द हैं हिंदी के, जो कुछ शब्द आप सब यदि नहीं समझ पा रहे तो उनका भी हम साथ साथ मीनिंग देखते चलेंगे। तो दस्तावेज एक तरह से होते हैं प्रमाण, एक कागजात जो प्रमाण पत्र होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके थ्रू, तो उन पत्रों के द्वारा इतिहास के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या क्या चीजें जान सकते हैं। तो हम वहां की स्थिति को जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उस क्षेत्र की जब उन पत्रों को लिखा जाता होगा तो वहां की स्थिति भी हमें पता होगी, क्योंकि जब हम किसी समाज के बारे में, उस समय के बारे में लिखते हैं तो वहां के सभी स्थितियों को हम उस पत्र में उजागर कर देते हैं। तो वहां की स्थिति, उस समय और वहां का समाज कैसा रहा होगा, ये सभी चीजें उन दस्तावेजों के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सभी बातें सही हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेहरू जी के कौन से पत्र देश को प्रेरणा देते हैं। नेहरू जी ने जो पत्र लिखे थे, तो साथ ही हम देख लेते हैं कि नेहरू जी ने जो पत्र लिखे थे वो कब लिखे थे और किसे लिखे थे। नेहरू जी ने पत्र 1953 में लिखे थे। अब किसे लिखे थे ये हम इन एमसीक्यूज में देख लेते हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम, पुत्र के पत्र पिता के नाम, नेहरू जी के पत्र महात्मा गांधी के नाम, या एक देशभक्त नेता के पत्र देश के नाम। तो बच्चों, आप सबको ध्यान रखना है कि हमें जो भी बहुविकल्प में दिए हुए हैं, हमें जो भी आंसर दिए हुए हैं उन सबको हमेशा जो पाठ में, जो हमें चैप्टर में जो दिया गया है उसी के अनुसार हमें चलना होता है। क्योंकि हो सकता है नेहरू जी ने पत्र जो लिखे होंगे वो महात्मा गांधी जी को भी लिखे हों, नेता के तौर पर भी लिखे हों, लेकिन पत्र जो उन्होंने लिखे वो इस पाठ में क्या दिया हुआ है हमेशा उन्हें उसी की तरफ हमें जाना होता है। तो ये जो पत्र इसमें लिखा गया, जिसके बारे में इसमें बताया गया है, तो वो पत्र लिखा है पिता के पत्र पुत्री के नाम। और वो पत्र हमें प्रेरणा देते हैं कि वो किस तरह से अपनी बेटी को समाज के बारे में, वहां की स्थितियों के बारे में, या फिर उन्हें उसे प्रेरित करते हैं कि किस तरह से उसे समाज में क्या क्या देशभक्ति को जो है हमेशा अपने मन के अंदर उजागर रखना है, क्या क्या कार्य करने हैं। तो और अपने उसको एक आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चयी बनाने में उस किस तरह से वो पत्र उन्हें सहयोग देते हैं। तो ये पत्र जो है हमेशा हमें क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो नेक्स्ट है, पत्रों के आईने में नामक रचना दिए गए विकल्पों में से किस व्यक्ति की रचना है। तो इनमें से जो ऑप्शन है, निराला जी की रचना है, बच्चन जी की है, भगवती चरण वर्मा जी की है, या फिर दयानंद सरस्वती जी की है। तो यहाँ पर पत्रों के आईने में आपने जब चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें बताया गया था दो रचनाओं के बारे में। एक थी पत्र हमको लिख्यो है। तो पत्र जो हमको लिख्यो है वो रचना थी निराला जी की। बच्चन जी जो थे हरिवंश राय बच्चन जी, तो उनकी ऐसी किसी रचना का नाम नहीं था। जबकि बच्चन के बारे में क्या बताया गया था, इस पार्ट में हमने पढ़ा कि पंत जी ने बच्चन को 200 पत्र लिखे थे, जो 200 पत्र उन्होंने बच्चन के नाम लिखे थे। भगवती चरण वर्मा ये भी इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये तीनों हो जाते हैं हमारे गलत। तो हमारा जो राइट क्वेश्चन जो आंसर है वो है दयानंद सरस्वती जी। तो अब आप जान गए हो कि जितने भी ये ऑप्शन है उन सबको देखते हुए यदि हम चलते हैं तो हमें सभी पूरे पार्ट के जो अंदर जो एमसीक्यूज आ सकते हैं उन सबको भी हम जान पाते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी हो रही है और मुझे ऐसे नहीं समझाना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं सिर्फ उनके आंसर बताते चलूंगी, नहीं तो आप पूरे पाठ को भी इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे नीचे दिए गए विकल्पों में से किस कवि के नाम पंत ने 200 पत्र लिखे। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि किस कवि के नाम पंत जी ने 200 पत्र लिखे थे। निराला जी के नाम, हरिवंश राय बच्चन जी, महादेव वर्मा या जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका हमारा ऑप्शन आ जाता है हरिवंश राय बच्चन जी के नाम उन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार की डाक की संख्या
लगातार बढ़ रही है, कि डाक की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। कौन सी डाक है? घरेलू डाक, जो कि हम किसी जो औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से हम जो एक परिवार से दूसरे परिवार अपने रिश्तेदारों को पत्र डालते हैं उनकी, या व्यापारिक डाक, या फिर ए और बी दोनों, और या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी जो संख्या बढ़ रही है वो है व्यापारिक डाक। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी के पास किस नाम से लिखे पत्र आते थे? तो महात्मा गांधी जी के पास उनके ही नाम से लिखे पत्र आते थे, कि और वो जहां पर भी होते थे उन्हें ढूंढ लिया जाता था, कि वहीं पर वो पत्र पहुंच जाते थे। तो हमारा ऑप्शन महात्मा गांधी इंडिया, महात्मा गांधी, गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह ध्यान होगा, महात्मा गांधी इंडिया नाम लिखे हुए पत्र आते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन देवदूत के रूप में जाना जाता है? देवदूत, देव अर्थात भगवान, भगवान, दूत भेजा हुआ जो संदेश लेकर आता है, कि भगवान का जो संदेश मानो देवदूत के समान, कि वो मानो उनका जो संदेश लेकर आया तो वो देवदूत के समान किसे माना जाता था? जिसने पत्र लिखा है उस व्यक्ति को, डाक विभाग को, किसान को, या फिर डाकिए को। तो हमारा यहाँ हमने पढ़ा था कि जो डाकिया आता है तो उसे देवदूत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो हमारे किसी परिचित का, हमारे किसी अपने का संदेश लेकर आता है। पत्र को कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के थ्रू हम देखेंगे कि कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं, और साथ ही साथ अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं। पत्र, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पत्र। पत्र किसे कहते हैं? पत्र किस भाषा में कहा जाता है? पत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है हमारा संस्कृत भाषा में। तो ये हमारा हो जाएगा। दूसरा है हमारा जाबू। जाबू किसे किस भाषा में कहा जाता है? जाबू के लिए आता है तेलुगु में उत्तरम जाबू, और उसके साथ ही एक और लिखा जाता है वो है लेख। तेलुगु में उत्तरम, लेख और जाबू, तीन किस भाषा में कहा जाता है? तेलुगु भाषा में। तो ये इसके ऑप्शन हो जाते हैं कागज। नेक्स्ट जो हमारा बचता है वो क्या है? कागज। तो कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं पत्र को? कागज कहा जाता है। तो उसके साथ साथ हमने जान लिया पत्र को संस्कृत में जो पत्र है उसे पत्र, जाबू किस भाषा में कहा जाता है? तेलुगु में कहा जाता है। उत्तरम भी तेलुगु में कहा जाता है, लेख भी तेलुगु में कहा जाता है, और जो कड़िद एक और रहता है ऑप्शन, वो कहा जाता है हमारा तमिल में। तो हमारे हम इसे समझ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेखक के अनुसार दुनिया का साहित्य किस पर केंद्रित है? इसमें जो लेखक है वो मानते हैं कि जो पूरी दुनिया का जो साहित्य है वह किस वस्तु पर केंद्रित है? क्या कहानियों पर केंद्रित है, उपन्यास पर, पत्र या निबंध पर? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है पत्र, क्योंकि पत्र के द्वारा हम साहित्य को जान सकते हैं, कि जिस तरह से जो अंग्रेज थे यहाँ पर उन्होंने आजादी से पहले जो पत्र अपने परिवारजनों को लिखे, उससे यहाँ की जो स्थिति है उसको जान पाते हैं। और उससे पहले या उसके बाद जो भी पत्र किसी अन्य जो विचारक थे, व्यापारी थे, या फिर लेखक थे, उन सब ने जो भी पत्र किसी अन्य को लिखे, वो पत्र आज भी दस्तावेज के रूप में संभाल कर रखे हुए हैं, जिनसे कि वहाँ के उस समय के साहित्य को हम जान पाते हैं। तो पत्र जो है दुनिया का साहित्य इस पर ही केंद्रित है। नेक्स्ट है हमारा, पत्र को किस भाषा में कड़िद कहा जाता है? तो अभी हमने ऑप्शंस में सभी को कर लिया था, तो आपको जल्दी से ध्यान आ गया होगा कि जो कड़िद है वो किसे कहा जाता है? कड़िद में तमिल भाषा में पत्र को कड़िद कहा जाता है। नेक्स्ट है, और तेलुगु में क्या कहा जाता है? आपने ध्यान रखा, यदि आपको याद हो तो उसमें तीन आते हैं तेलुगु, तेलुगु अर्थात कि तीन उसमें आते हैं, उत्तरम, जाबू और लेख। तमिल में कड़िद, संस्कृत में पत्र। नेक्स्ट है, पत्र में कौन सा भार छिपा रहता है? क्या पत्र में सरलता का भार छिपा रहता है, प्राचीनता का कि वो बहुत पहले से चले हुए हैं, आधुनिकता का कि वो मॉडर्न हो चुके हैं, या आत्मीयता का? तो बच्चों, पत्र में हमेशा आत्मीयता का भार छिपा रहता है, कि जब हम अपने किसी परिवारजन को या किसी किसी तरह से भी औपचारिक या अनौपचारिक कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें एक आत्मीयता का भाव हमेशा छिपा रहता है। तो नेक्स्ट है, लेखक का पत्रों की दुनिया को अजीबोगरीब कहने के पीछे क्या कारण रहा होगा? अजीबोगरीब का जो अर्थ है इसे पाठ के आधार पर, तो पहले तो हमें वही जान लेना चाहिए कि अजीबोगरीब, अनोखा, विचित्र। जो पत्रों का अधिक प्रयोग के कारण, क्या इसलिए उसे कहा गया है? पत्रों की उपयोगिता और विशेषताओं के कारण, इसमें आने वाले अल्प खर्च के कारण, इनकी विकसित प्रणाली के कारण। तो इसमें उनका जो अधिक प्रयोग था इसलिए नहीं कहा गया, क्योंकि पत्रों की जो उपयोगिता है वो बहुत अधिक है और उसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा, इसलिए उन्हें अजीबोगरीब कहा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट है, पत्रों ने किन किन नक्षत्रों को प्रभावित किया है? पत्रों से कौन कौन से नक्षत्र प्रभावित हुए हैं? तो वो है हमारे
कला के क्षेत्र, राजनीति के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र और उपयुक्त सभी। क्योंकि जो पत्र है, पत्र लिखना एक कला बन चुकी है। राजनीति में भी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी, और तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाता है वो सभी हो जाता है। चिट्ठी पत्री को, यहाँ पर ऑप्शन में था चिट्ठी पत्री में कौन सा समास है, तो चिट्ठी और पत्री, चिट्ठी पत्री में यहाँ पर द्वंद्व समास आ जाता है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में लगभग कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं? 3.5 करोड़, 5.5 करोड़, 4.5 करोड़ और 6.5 करोड़। तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर है वो है 4.5 करोड़ चिट्ठियां लगभग डाली जाती हैं भारतवर्ष में। विकसित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आपको पता होगा कि किसी भी शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय उसका उपयोग अंत में होता है। तो यहाँ पर हमें अंत में देखना है कि उसका किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वी ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले है। सित, सित का कोई अर्थ नहीं बनता क्योंकि जो उपसर्ग या प्रत्यय उनमें किसी जो भी हम निकालते हैं उसका कोई ना कोई उसके बाद, उसको निकालने के बाद जो शब्द रह जाता है उसका अवश्य ही कोई मतलब होता है। तो यहाँ पर इत और त, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है इत, विकसित। तो इसका आंसर हमारा हो गया प्रत्यय इत। नेक्स्ट है, एसएमएस का अर्थ क्या होता है? चिट्ठियों द्वारा भेजा गया संदेश, तार द्वारा भेजा गया संदेश, मोबाइल फोन द्वारा भेजा गया लिखित संदेश या मोबाइल फोन से की गई बातचीत। तो इसमें आप इस ऑप्शन को आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते क्योंकि आप इससे भली भांति परिचित हैं। तो मोबाइल फोन द्वारा भेजा गया लिखित संदेश ही एसएमएस कहलाता है, जिसे कि लघु संदेश सेवा कहा जाता है। पत्रों की विशेषता होती है कि पत्रों में विशेषता क्या है? वो लिखित होते हैं, वो तो हमें पता ही है। ये पूर्ण गोपनीय होते हैं। गोपनीय होता है कि सीक्रेट, कि जिसे आप लिख रहे हो कि वो ऐसा नहीं कि हर कोई रास्ते में उसे खोल कर पढ़ लेगा या फिर कोई भी इंसान उसे कहीं कभी भी देख सकता है जैसे, तो उसमें गोपनीयता होती है। लिखित और गोपनीय होते हैं वो दोनों ही गुण हैं। या फिर चिरस्थायी होते हैं, लंबे समय तक उसे रख सकते हैं। तो वैसे तो ये सभी सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी को ऑप्शन में रखा जा सके, लेकिन जिसमें दो गुण हैं हम उसकी तरफ जाएंगे। ये लिखित और गोपनीय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखना है, विश्व डाक संघ की ओर से क्या व्यवस्था की गई? तो बच्चों आपको पता होगा विश्व डाक संघ, विश्व डाक जो संघ की जो स्थापना की गई थी वो कब हुई थी? सबसे पहले 9 अक्टूबर को विश्व डाक संघ की स्थापना की गई थी। पत्र, इसमें क्या था, इसकी व्यवस्था जो की गई थी, पत्र भेजने की परंपरा, पत्र लिखने की परंपरा, पत्र लेखन प्रतियोगिताएं या उपयुक्त सभी। तो विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उनके लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की थी, जिससे कि बच्चे समझ सके, पत्र लेखन का जो उपयोग था उसे समझ सके, जान सके, उसमें पारंगत हो सके। तो इसलिए वो जो प्रतियोगिता थी वो पत्र लेखन प्रतियोगिता थी। और ये कब की गई थी? इसका जो सिलसिला जो शुरू किया गया था वो था 1972 से। और बच्चों अगर आपको पता हो कि डाक जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो डाक टिकट थी वो किनके नाम से, किनके नाम से थी? तो वो थी पूर्व जो प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी, उन पर जारी किया गया था सबसे बड़ा डाक टिकट 20 अगस्त 1991 को, कि 20 अगस्त और 1991 को सबसे बड़ा डाक टिकट जो जारी किया गया था वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर जारी किया गया था। दूसरा है, पत्र लेखन प्रतियोगिता कब शुरू की गई? तो ये हमने पहले ही देख लिया, 1972 में वो शुरू की गई थी। चिट्ठियों की तेजी को किसने रोका? कि चिट्ठियां जो पहले इतना उनका जो आदान प्रदान था बहुत ज्यादा, उनका जो व्यवस्था थी, लेकिन अब वो उनमें जो थोड़ी कमी आई है वो किस वजह से है? क्या फैक्स की वजह से, ईमेल की वजह से, टेलीफोन और मोबाइल या उपयुक्त सभी? तो ये जो कमी आई है वो सभी की वजह से कमी आई है, क्योंकि आजकल जो सुविधाएं हैं और भी उन्नत हो गई हैं, इसलिए इनमें कमी आई है। लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को किस रूप में संजो कर रखते हैं? जो लोग हैं अपने पुरखों की चिट्ठियों को विरासत के रूप में, यादगार के रूप में, दिखाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है कि जो आज भी जो लोग अपने पुरखों की, पुरखे होते हैं जो पूर्वज हैं, उनकी चिट्ठियों को विरासत के रूप में संजो कर रखते हैं। पंडित नेहरू जी किसे पत्र लिखा करते थे? तो ये ऑप्शन गांधी जी को, मोतीलाल नेहरू को, इंदिरा जी को, राजीव गांधी को। तो पंडित नेहरू जी किसे पत्र लिखा करते थे? ये हमने शुरू में ही देखा था कि 1953 में वो अपनी पुत्री के नाम पत्र लिखते हैं
जो कि इंदिरा जी को पत्र लिखा करते थे। नेहरू जी के पत्र हमें क्या संदेश देते हैं? क्या वो हमें शिक्षा देते हैं, उमंग देते हैं, प्रेरणा या राष्ट्रभक्ति? तो उनके जो पत्र हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं। तो हमें हमेशा किस ऑप्शन की तरफ जाना, जो कि हमने पाठ में पढ़ा है, और उसमें बताते हैं कि वो पत्र, उनके पत्र हमें प्रेरणा ना देते यदि उस समय पर भी इस तरह की उन्नत जो सुविधाएं होती, और यदि उस समय पर चिट्ठी पत्री ना होकर फोन, एसएमएस या फिर डाक की बजाय जो आज के जो आधुनिक यंत्र हैं वो होते, तो वो क्या करते? तो उसमें ये भी ऑप्शन दिया गया है कि वो क्या, किसका प्रयोग करते? वो फोन का प्रयोग करते, फोन पर बात करते अपनी बेटी से, ना कि पत्र लिखते। तो फिर वो हम उससे प्रेरणा नहीं पा सकते थे, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है प्रेरणा। पत्र और एसएमएस में क्या अंतर है? एसएमएस अधिक लंबे होते हैं, पत्र के संदेशों को संभाल कर रखा जाता है। एसएमएस महंगे होते हैं, पत्र के संदेश जल्दी मिलते हैं। तो इसमें अंतर क्या है कि वो बहुत लंबे होते हैं, ऐसा नहीं है, एसएमएस छोटे भी कर सकते हैं, उनके संदेशों को संभाल कर रखा जाता है। कि जो पत्र में जो संदेश आया है उसको संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन जो फोन में जो एसएमएस आप कर देते हैं तो उसे आप कितने समय तक संभाल कर रख सकते हैं? कुछ टाइम बाद आपके फोन की मेमोरी फिल हो जाएगी, या फिर आपको लगेगा कि ये बहुत जरूरी नहीं है, तो उसे आप डिलीट कर देते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है पत्र के संदेशों को संभाल कर रखा जाता है, बजाय कि एसएमएस के। पत्र व्यवहार का प्रचलन कब से है? प्राचीन काल से, मध्य काल से, मुगल काल से, और आजादी के बाद से। तो आजादी के बाद से पत्र जो व्यवहार है उनका प्रचलन, वो प्रचलन में आए। सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा मान्यता संचार साधनों के किस विभाग को है? तो क्योंकि सबसे ज्यादा मान्यता किसको है? आयकर विभाग को, वित्त विभाग को, डाक विभाग को, या संचार विभाग को? तो सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो डाक विभाग को है। क्यों? क्यों है? ये भी उसमें पाठ में आपने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा उसको मान्यता दी गई है उसकी गुडविल के लिए। गुडविल होता है उसकी अच्छी साख, अच्छी जो उसकी व्यवस्था की गई है, उसकी जो अच्छी जो गुडविल क्या होती है कि बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए। डाक विभाग की गुडविल क्यों है? सरकारी विभागों में पहुंच जाना, आम लोगों को जोड़ने का कार्य करने के कारण, घर घर तक पत्र बांटना, हर जगह इसके कार्यालय का होना। तो डाक विभाग की गुडविल क्यों है? डाक विभाग की जो गुडविल है आम लोगों को जोड़ने का कार्य करने के कारण इसकी गुडविल है। हमारा मनी ऑर्डर क्या होता है? मनी ऑर्डर क्या होता है? घर का ऑर्डर। डाक का धन प्राप्त करना, डाक व्यवस्था से एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाकिये द्वारा धन उपलब्ध कराना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है डाक व्यवस्था से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब हम किसी अपने अन्य परिचित द्वारा, परिचित को या फिर किसी अन्य को, जरूरतमंद को, जिसको भी हम, ऐसे तो किसी को भी नहीं देते, लेकिन जिसको भी हमें पैसे भिजवाने होते हैं तो हम डाक के द्वारा अपन उन पैसों को भिजवा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है थर्ड। नेक्स्ट, डाकियों को किस नाम से जाना जाता है? डाकिये को संदेशवाहक, देवदूत, देवव्रत, अन्य। वैसे तो वो संदेशवाहक है, संदेश को ले जाने वाला है, लेकिन इस पाठ के आधार पर उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? देवदूत के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस ला सकें। धन्यवाद।